वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। आईएएस अधिकारी झारखंड में जो माइनिंग डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी थी, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। कल से लगातार उनसे पूछताछ चल रही थी। 17 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी सीए और बाकी ठिकानों पर रेड से 17 करोड़ रुपए के, ऐसा कहा जा रहा है, नकदी बरामद हुई। झारखंड जो कि देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, वहां पर अपने घर में पैसों का जो पहाड़ पूजा सिंघल बना रही थी अपने लिए। जिस तरीके से ये पूरी संपत्ति, अकूत संपत्ति को जिस तरीके से इकट्ठा कर रही थी, उससे आपको चलता है पता कि किस तरीके से लोग बिल्कुल, और साथ के साथ कुछ अधिकारी गरीबों के लिए काम करने की जगह अपने लिए, वो भी ऐसे राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, वहां पर हालात देखिए। इससे जो हेमंत सोरेन है उनकी मुश्किलें भी और बढ़ सकती हैं। मेरे सहयोगी प्रियांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, बहुत बड़ी खबर है, पूजा सिंघल को गिरफ्तार इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई क्या क्या होगी और उन पे क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं? जी देखिए अंकित, ये सबसे बड़ी खबर यहाँ झारखंड से आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूजा सिंघल को पिछले 2 दिनों से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा था और उसके बाद पूजा सिंघल से जुड़े कई तारों के बीच के बारे में टाइम्स ऑफ नवाद की टीम की जो एसआईटी है वो खंगाल रही थी। उससे साफ पता चलता है कि पूजा सिंघल के तार अभी से नहीं, काफी दिनों से कई ऐसे बड़े अधिकारियों से जुड़े हुए हैं जिनके बाद यहाँ के राज्य में घोटालों का सिलसिला चल रहा था। बहरहाल ये जो फिलहाल ये जो गिरफ्तारी हुई अंकित, ये 2009 से लेकर 2010 तक का जो मामला था, जब पूजा सिंघल खूंटी में डीसी के पद पे स्थापित थी, उससे जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी जांच शुरू कर दी थी 2019 और 18 के करीब, क्योंकि 2009 से लेकर 2010 तक कुल 13 एफआईआर फाइल किए गए थे जो कि वित्तीय अनियमितताओं के थे। जब वो वहां पे पद पे थी तब विनोद प्रसाद सिन्हा नाम के एक शख्स थे जो वहां पे सिविल इंजीनियर के पद पे स्थापित थे। जब उन्हें सस्पेंड भी कर दिया अंकित, तब भी वो 444 ऐसे सिविल के जो प्रोजेक्ट थे उसको हेड कर रहे थे। और ये सब खोज हो रहा था पूजा सिंघल के संरक्षण में। जब 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने पूरा विनोद कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने बोला कि इस पूरे दौरान जब ये 444 ये जो प्रोजेक्ट थे जिन पे वो काम कर रहे थे, तब डीसी ऑफिस को 5% कट जाता था, जिसको लेकर के ईडी ने पूजा सिंघल को बुलाया और जो रेड्स हुई थी शुक्रवार को, उसमें 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली। 2 दिन पूजा सिंघल की से पूछताछ हुई और अब जाके प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें अरेस्ट कर दिया। मैं सीधे प्रियांक बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी ने थोड़ी देर पहले इसी मुद्दे पर कोशिश की, बातचीत करने की, मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने की कोशिश करी। आपको वह सुनवाते हैं। सर, एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी सर आपने ट्वीट के आधार पे पल्स हॉस्पिटल को लेकर, इसमें कुछ हुआ नहीं सर? सर, एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी सर आपने ट्वीट के आधार पे पल्स हॉस्पिटल को लेकर, इसमें कुछ हुआ नहीं सर? सर, एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी सर आपने ट्वीट के आधार पे पल्स हॉस्पिटल को लेकर, इसमें कुछ हुआ नहीं सर? तो आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रियांक ने कोशिश करी हेमंत सोरेन से बात करने की, मुख्यमंत्री झारखंड से। प्रियांक, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, नो कमेंट कह के मुस्कुरा के कैमरे के सामने से निकल जरूर गए जब आप सवाल पूछ रहे थे। लेकिन बात सारी अब यह है कि हेमंत सोरेन के ऊपर भी इसकी गाज गिर सकती है। ऑपोजिशन अभी से पूजा सिंघल की जो करीबी है हेमंत सोरेन से, जिस तरीके की कहा जाता है कि उनकी फेवरेट आईएएस ऑफिसर थी, उसको लेकर अभी से सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही साथ जो माइंस का आवंटन हुआ है सोरेन साहब को लेकर, उसको भी कई सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, अब तक तो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल को क्यों गिरफ्तार किया। उसका आंसर ये है कि 2009 से लेकर 2010 तक पूजा सिंघल के कार्यकाल के दौरान काफी ज्यादा घपले हुए, जिसको लेकर के ईडी जांच करी थी। अब उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। अब अगर दूसरी तरीके से देखें तो पूजा सिंघल जब वहां से खूंटी से निकल करके वो रांची पहुंची, तो पूजा सिंघल को जो सेक्रेटरी ऑफ माइंस था वो दे दिया गया। इसी दौरान सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये होता है कि झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूर कुछ ऐसे माइंस थे जिसमें माइनर जो ओज होता है, जैसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर की जो माइनिंग होती है, उसके ओज को का जो माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सीएम और उनके परिवार के
सदस्यों को दे दिया गया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रियांक, मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं, बने रहिए हमारे साथ इस वक्त निशिकांत दुबे साहब जुड़ रहे हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये जो पूरा इतना बड़ा मामला निशिकांत जी हुआ है, इसमें अब आईएएस ऑफिसर की गिरफ्तारी भी हो गई है आय संपत्ति अधिक संपत्ति के मामले में। इससे क्या आप सबसे पहले इस पे आपका रिएक्शन क्या है, और हेमंत सोरेन को क्यों इस वक्त उनके खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं? देखिए, इनकी माइनिंग सेक्रेटरी थी, इनकी इंडस्ट्री सेक्रेटरी थी। उन्होंने ही इनको माइनिंग दिया, इनके भाई को माइनिंग दिया, इनके प्रेस एडवाइजर को दिया, इनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनको दिया, इनकी वाइफ को इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया। तो जब सारा काम आप कर रहे हैं, दूसरा बालू की जो है अवैध खनन वहां चल रहा है, बिना एनजीटी क्लियरेंस के, बिना बिड किए हुए अवैध बालू चल रहा है, जो इससे कि पूरी नदियां सूख गई हैं, आज किसानों को पानी नहीं है। तो इस आधार पर जब आप काम करते हैं और आपके यहाँ कैश पकड़ाता है, तो ये सारी उंगलियां तो आपके तरफ उठेंगी ही ना। जैसे उनके यहाँ गिरफ्तारी हुई, आज गिरफ्तारी हुई, लेकिन 4-5 दिन पहले जब रेड हुआ, उस रेड में जब पैसे मिले तो उनको हटाने के बदले पता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस क्या कर रही है? वो प्रधानमंत्री जी का पुतला जला रही है। पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन चल रहा है जी। तो एक पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी अधिकारी को बचाने के लिए आंदोलन चलाने लगे तो दाल में कहीं काला है ना। झारखंड एक बड़ा गरीब राज्य है, वहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मिनरल रिच राज्य है, लेकिन उसके बाद भी गरीबी बहुत ज्यादा है झारखंड में। ऐसे में अधिकारी जो पूरे पहाड़ इस तरह के पैसों के बना रहे हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए उन पे? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका तो बिना किसी कानून का पालन किए हुए उनको सस्पेंड और डिसमिसल जो है इमीडिएट होनी चाहिए। कम से कम सस्पेंड तो करना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड नहीं करके पिछले 3 दिन से आंदोलन कर रखा है। वो जगह जगह पुतला जला रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, जगह जगह गाली दे रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस ने। मधु कौड़ा पार्ट 2 का जो है पुनरावृत्ति था और उससे ज्यादा कैसे ये आगे बढ़ गए। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे थे, बालू की कमाई में पैसे लिए जा रहे थे, दारू की पॉलिसी आपको पता है कि 6 महीने के अंदर बदल दी गई। तो जो सवाल वहां झारखंड के लोगों के मन में था कि इतनी बड़ी चोरी हो रही है और अधिकारियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री चोरी कर रहे हैं, ये पैसा कैश पकड़ाने के बाद वो एक्सपोज हो गए थे। और आज पूजा सिंघल की गिरफ्तारी सारे अधिकारियों को नसीहत है और सारे राजनेताओं को, हमारे जैसे नेताओं को भी नसीहत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं कल आपको जेल जाना है। और मुझे लगता है, जो जानकारी है मुझे जी, ईडी को पूजा सिंघल जी ने जो है अपने मंत्री के बारे में बताया है। मंत्री स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री हैं, इंडस्ट्री के मिनिस्टर और माइनिंग मंत्री, कि कैसे उनको सारे डीएमओ पैसा दिया करते थे। तो मुझे लगता है कि आज नहीं कल मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में आएंगे और वो भी जेल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति जो है झारखंड की गरमाने वाली है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे थे साथ। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, जरा वो फुल फ्रेम लाइव तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये रांची से ईडी के दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं। प्रियांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियांक, गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्या प्रियांक का फोन मुझे बताया गया कट गया है, लेकिन ये एक बड़ा मामला इस वक्त सामने आया है। जिस तरीके के पैसों के पहाड़ आपने देखे थे, और ये उस राज्य में है जहां पर अभी भी भूखमरी से लोगों की मौत हो जाती है, जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। वहां पर आप सोचिए कितने लोगों का निवाला छीनकर ये अकूत संपत्ति इकट्ठी करी गई थी, कितने लोगों का हक मार के ये संपत्ति इकट्ठी करी गई थी। इसकी अभी जांच हो रही है और इस जांच में कई बड़े नाम सामने और आ सकते हैं, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब 3 दिन पहले रेड हुई थी। तो रेड में जिस तरीके से बंडल के बंडल, नोटों के बंडल मिले थे। प्रियांक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रियांक, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर से हम देख रहे हैं। अब क्या होगा आगे? क्या उनको अभी बाहर निकाला जाएगा, वहां से उनको लेके दिल्ली आया जाएगा? आगे की क्या कार्रवाई होगी? जी अंकित, अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, पूजा सिंघल को अभी यहीं रखा जाएगा। लेकिन चूंकि ये जो सेंट्रल यूनिट है, उसकी जो मेन मुख्य आरोपी थे विनोद प्रसाद सिन्हा, उन्हें भी दिल्ली में ही रखा गया था। तो हो सकता है कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई को भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हमें कुछ समय का और भी इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद अब अगले 24 घंटे का समय है प्रवर्तन निदेशालय का उन्हें कोर्ट के सामने पेश करने के लिए। तो इस बीच
क्या ईडी के सीनियर अधिकारी क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि झारखंड की गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है उस पर सीधा सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे 2-3 दिनों से हम गतिविधियां देख रहे हैं, स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स आमतौर पे तो हर स्पॉट पे मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राज्य सरकार के लोग हैं उनकी गतिविधियां ज्यादा बढ़ गई हैं। अब से कुछ ही घंटे पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जो राज्य की सरकार है वो उनके फोन टैप कर रही है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के एलिगेशन ऐसे समय में आना जब प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार की बड़ी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसे में स्थिति देखते हुए ईडी क्या डिसीजन लेगी वो देखने वाली बात है। फिलहाल मैं इंतजार कर रहा हूं यहाँ पे हेमंत सोरेन का वापस से वो कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद आने वाले हैं। देखते हैं कि क्या हेमंत सोरेन अब इस पूरे मामले में कहने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने इस पूरे मामले को हल्के तरीके से लिया था और एक कटाक्ष रखा था बीजेपी की सरकार पे। देखने वाली बात होगी कि सीएम झारखंड जिन पे सीधा साधा आरोप लग रहा है वो क्या बोलते हैं। मुख्यमंत्री के ऑफिस तक आरोप लग रहा है और इस पर राजनीति और जबरदस्त तौर पर गरमाने वाली है। प्रियांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब हेमंत सोरेन के पास प्रियांक जाएंगे, कोशिश करेंगे उनसे जवाब लेने की, तो फिर से ब्रेक करके आपको ले चलेंगे उस खबर पे। अगर वो कुछ कहते हैं तो वो आपको सबसे पहले टाइम्स ऑफ भारत पर यहां पर दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पिछले 40 दिनों में लगातार सांप्रदायिक दंगों की खबर आ रही है, कभी जोधपुर से तो कभी खैरोली से, कभी अलवर से। सभी जगह से अलग अलग वजहों से दंगे भड़काने की कम से कम साजिश और कोशिश, और कई जगह पर हालात जो हैं वो खराब होते भी दिखाई पड़े। फिर ऐसे हालात हो गए कि पुलिस और सरकार के हाथ पैर अब फूल गए। अब भीलवाड़ा में भी भारी तनाव है। भीलवाड़ा में एक युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव का माहौल बना हुआ है। परिवार का आरोप है कि मामूली बात पर उसकी हत्या यूं ही नहीं की गई, इससे के पीछे कोई बड़ी साजिश है। हालांकि पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार प्रशासन ने पहले से ही पूरी सतर्कता बरती है। भीलवाड़ा के 5 थानों में भारी पुलिस बल की तैनाती। एसटीएफ और आरएसी के जवानों ने मोर्चा संभाला। तनाव के बाद 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। सोशल मीडिया पर सख्त पहरा। भीलवाड़ा में 22 साल के आदर्श की हत्या के बाद आक्रोश की अग्नि धधक रही है। इलाके में तनाव है, माहौल गर्म है। हिंदू जागरण मंच विरोध में उतर आया है। हत्या के विरोध में भीलवाड़ा में दुकानें बंद करवाई जा रही है। भीलवाड़ा में आदर्श हत्याकांड को लेकर के विभिन्न संगठन लामबंद हो रहे हैं, साथ में परिजन हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा टेंट यहाँ पर लगा दिया गया है। इस टेंट में लोग मौजूद हैं और विभिन्न मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन उससे कौन से संगठन यहाँ शामिल हो गए हैं? बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सब साथ में, सब सर्व समाज वाले। सर्व हिंदू समाज, छोटे से बड़ा जो भी होगा सब हिंदू है सब। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये धार्मिक रूप से हत्या की गई है? क्या कुछ भी हो, न्याय होना चाहिए। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, छोटा हो बड़ा हो, किसके साथ भी अन्याय नहीं हो, न्याय हो। न्याय ही उचित अच्छा हो, और आप जैसे हैं तो फिर अच्छा ही। उम्मीद लगा ये तमाम लोग यहाँ पर हैं, विभिन्न संगठन यहाँ पर हैं और कहना है कि जिस तरीके से जो हत्या हुई है उसमें मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी को लेकर के ये धरने पर बैठे कि ये मिलना चाहिए। आरोप है कि मामूली सी बात पर विवाद इतना गहरा गया कि आदर्श की सरेआम हत्या कर दी गई। 3 लोग आदर्श को पकड़े हुए थे और एक उसे चाकुओं से गोद रहा था। भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद भीलवाड़ा शहर बंद है, बाजार बंद है और तनाव का माहौल है। मैं इस समय उस स्पॉट पर हूं। सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तापड़िया पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया गया था। आप देख सकते हैं अभी भी रक्त रंजित ये जमीन यहाँ पर मौजूद है। स्पॉट बनाए गए हैं पुलिस के द्वारा, अलग अलग स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गोले बना करके बाकायदा ये यहाँ पर स्पॉट बना दिया गया है पुलिस की तरफ से। और यहाँ ये दुकान मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस स्पॉट से हम थोड़ा सा जैसे पीछे आएंगे, ये बाजार है और ये गली जाती है आदर्श तापड़िया के घर की तरफ।
लेकिन उसी गली के कॉर्नर पर ये ब्रह्माणी स्वीट्स कॉर्नर है। यहाँ रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में ये वाकया होता है। 2 बाइक पर सवार होकर लोग आते हैं और चाकू से हमला करते हैं। चश्मदीद और परिवार के सदस्य हत्यारों को पहचानते हैं। वो इसी इलाके में रहते हैं और दूसरे समुदाय के हैं। क्या होता, कोई रंजिश तो थी नहीं, चाह रहा था, बताते हैं चाकू लगा दिया, उसके दिल के पास लगा और मौके पर ही एक्सपायर हो गया। कौन लोग थे लगाने वाले? मोमडन थे इधर ही। मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए ना। आज सिर्फ मेरा बेटा है, कल और लोगों का भी तो बेटा होगा। अगर क्या उनके समुदाय का बच्चा होता तो वो लोग छोड़ देते क्या? लोग हैं ये मुस्लिम समुदाय के हैं। तो क्या चेतावनी दी थी पहले इन्होंने? हाँ, बोल रही हूँ ना, दोपहर को बोला था ना आदर्श को कि हम तुझे देख लेंगे। आदर्श के हत्यारों की पहचान सामने आने के बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव का खतरा बढ़ गया है। हिंदू संगठन की मांग है कि सरकार और पुलिस की लापरवाही की वजह से समुदाय खास ने वारदात को अंजाम दिया है। राजस्थान के दूसरे शहरों में दंगों के बाद इलाके के लोग और हिंदू संगठन ने पुलिस को चेताया था कि संप्रदाय की चिंगारी सुलगाने के लिए भीलवाड़ा में ऐसी वारदात हो सकती है। आरोप है कि आगाह करने के बाद भी पुलिस और प्रशासन नींद से नहीं जागा। प्रशासन और इस सरकार के लिए आंखें खोलने वाली घटना है। इनको हम चेता के आए थे, जब हम मिलने गए थे तो ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है और पुलिस प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसमें भी बताया गया कि ये कुछ न कुछ मुस्लिम समाज द्वारा घटना की जाएगी। इलाके के लोगों का अंदेशा है कि मामूली बात पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई गहरी साजिश है। लोगों को शक है कि कहीं ये दंगों को आग देने की कोई कोशिश तो नहीं, क्योंकि 2 अप्रैल के बाद राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, करौली, अजमेर, राजगढ़ में मामूली बातों पर ही दंगे भड़के और फिर बवाल बढ़ता चला गया। लगातार दंगों की आग में अपनी हथेली को झुलसा चुकी राजस्थान की पुलिस इस बार सचेत है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारी परिवार और स्थानीय लोगों के संपर्क में हैं। गड़बड़ी फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। 12 मई की सुबह 6 बजे तक भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं निलंबित भी रही। प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इलाके में शांति बनाए रखने की है, क्योंकि सिर्फ 40 दिनों में ही राजस्थान में एक के बाद एक कई शहर दंगों की आग में जल चुके हैं। लिहाजा इस बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। पुलिस का दावा है कि वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। परिवार को मुआवजा देने पर जल्द फैसला लिया जाएगा। भंवर पुष्पेंद्र, भीलवाड़ा, टाइम्स नाउ नव भारत। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक जबरदस्त हंगामा चल रहा है। हिंदी विभाग के प्रोफेसर रविकांत ने काशी विश्वनाथ और हिंदू धर्म पर एक टिप्पणी की, जिस टिप्पणी के बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र प्रोफेसर साहब से माफी की मांग पे अड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने जो भी बयान दिया उसके बाद छात्र भड़क गए। प्रोफेसर रविकांत को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। छात्रों ने LIU प्रशासन को पत्र भी इस बाबत लिखा है। चलिए अब बात करते हैं बुलडोजर की, जो आजकल देश की राजधानी दिल्ली में पूरी स्पीड से दौड़ रहा है। आज भी दिल्ली की कई कॉलोनियों में बुलडोजर चला, लेकिन सवाल अतिक्रमण की समस्या का है। और इस समस्या को चुनावी कनेक्शन से जिस तरीके से जोड़कर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उसके बारे में आपको पूरा बताते हैं। क्योंकि अतिक्रमण की समस्या सालों से है। अतिक्रमण जिस तरीके से सबको पता है कि कैसे MCD की और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो उनकी नाक के नीचे पहले चीज़ों को इस तरह से बढ़ने दिया जाता है और फिर चुनाव से पहले उनको ऐसे साफ किया जाता है। अब सवाल ये ज़रूरी उठता है कि ये बुलडोज़र कब तक चलेगा, और अगर इसके पीछे सियासी वजह है तो क्या MCD चुनाव के बाद बुलडोज़र के पैर रुक जाएंगे? दुकानें गिराई गई,
शटर तोड़े गए, अवैध होर्डिंग को उखाड़ा गया, सड़क किनारे से झोपड़ी हटा दी गई। दिल्ली के कई इलाकों से होकर बुलडोजर का एक्शन आज द्वारका में दिखा। कहीं दुकान, कहीं मकान, कहीं किसी गरीब की झोपड़ी, तो कहीं किसी का घर। बुलडोजर के सामने जो आया वो मिनटों में बर्बाद हो गया। एमसीडी आजकल पूरे एक्शन में है। दिल्ली के उन सभी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां से अतिक्रमण की शिकायतें आ रही हैं। लेकिन एमसीडी से भी सवाल है कि अतिक्रमण कैसे हुआ, लोगों ने कैसे जमीन पर कब्जा कर लिया, इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए। इस सवाल का जवाब कब मिलेगा पता नहीं, तब तक बुलडोजर ही कार्रवाई का कोड़ा बरसा रहा। द्वारका सेक्टर 3 की कई गलियों में तोड़फोड़ की गई। पहले खबर थी कि बुलडोजर का पंजा कई इलाकों में चलेगा, लेकिन द्वारका और फिर आया नगर में कार्रवाई हुई, जहां एयरफोर्स के जमीन के आसपास अतिक्रमण की शिकायत पर कार्रवाई की गई। ये जो जगह है ये अतिक्रमित जगह है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए मेरे पीछे की जो दीवार देख रहे हैं, यह दीवार जो है ये एयरफोर्स की दीवार बताई जा रही है और उसके ठीक बगल में जिस तरीके से जो अतिक्रमित किया गया ये जगह है, तो ये देखिए किस तरह से जो है इसे अतिक्रमित किया गया, जिसको लेकर के निगम अपनी कार्रवाई करने यहाँ पहुंची है। यहाँ पर जो है निगम के कर्मचारी जो है एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है मौके पर। और मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है निगम की टीम जो है वो यहाँ पर तहकीकात कर रही है, रेकी कर रही है, ताकि जो है उसको पूरे तरीके से कार्रवाई की जाए। तो देखिए किस तरीके से जो इलाका पूरा है आया नगर का, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, यहाँ पर जो है वो तमाम लोग मौजूद हैं। ये सच है कि दिल्ली के कई इलाकों में अब तक बुलडोजर एक खौफ का नाम बन गया है। आम लोगों के लिए घर या दुकान का टूट जाना उनकी जिंदगी का एक हिस्सा टूटने जैसा होता है, लेकिन शिकायत करे भी तो किससे करे। हमारी जमीन है, ये 50 साल का डंडा हुआ ओढ़ा, ये नेता ने चाल मार के तोड़ दिया, मैं तुम्हारी सफाई करवा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि आपने जमीन कब्जा किया हुआ है। कौन नहीं, हमारे पास कागज है पूरे। तो आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है? नहीं, हमारी अपनी दादा लाई जमीन है। सालों साल से इस जगह पर रहने वाले लोगों के लिए अचानक बुलडोजर की कार्रवाई थोड़ी हैरान करने वाली है, जबकि प्रशासन का कहना है कि एयरफोर्स स्टेशन की बाउंड्री से 10 फीट तक जमीन को खाली रखने के लिए ऐसी कार्रवाई कर दी गई। तमाम लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं यहाँ पे? बेटा हमें तो उम्र बीत गई, 70 साल होगी मेरी उम्र है। तो क्या आपको पता था कि ये जगह जो अतिक्रमित है? बेटा नहीं पता। बुलडोजर की कार्रवाई अब दिल्ली में थोड़ी आम होती जा रही है। अतिक्रमण को हटाना अच्छी पहल हो सकती है। गलत के खिलाफ चलने वाले बुलडोजर से किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल एमसीडी और सरकार दोनों से है कि आखिर इस कार्रवाई में जिन लोगों का घर टूट रहा है, आशियाने उजड़ रहे हैं, वो आखिर कहां जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस सवाल का जवाब आपको अब चुनाव के बाद ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज ठाकरे की राजनीति की, जिस पर बीजेपी की चोट जो लाउडस्पीकर का विवाद पूरा है, उसका अगला चरण वो किस तरीके से अब अयोध्या में खोलना चाहते हैं। राज ठाकरे अयोध्या की यात्रा पर आने वाले हैं। उधर शिवसेना का आरोप है कि उनके खिलाफ राज ठाकरे की जो गोलबंदी के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, यानी कि राज ठाकरे मोहरा है, असल खेल बीजेपी का है। अब इस दावे का जो पूरा जिस तरीके से एक एक करके परतें खुल रही हैं, बीजेपी के एक नेता ने राज ठाकरे को निशाना बनाते हुए कुछ मांग कर दी है। अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी पड़ेगी। सवाल उठता है कि क्या ये मांग बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में इस्तेमाल करो और उत्तर प्रदेश में आने से पहले उनको रोक लगा दो। क्या राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे? क्या बीजेपी की दोस्ती के लिए राज को सियासी पश्चाताप करना पड़ेगा? इस सवाल की कड़ी मुंबई में उत्तर भारतीयों पर किए टॉर्चर से है।
याद कीजिए MNS के कार्यकर्ताओं का मुंबई में उत्तर भारतीयों के प्रति कैसा रवैया रहा है। किस तरह सालों साल तक उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने की साजिश रची गई। लेकिन अब महाराष्ट्र की पॉलिटिकल केमिस्ट्री बदल गई है। ऐसे में राज ठाकरे के सामने कई दिक्कतें हैं और कई तरह की दुविधा भी। उत्तर भारतीयों के प्रति राज ठाकरे ने जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था, ये उत्तर भारतीयों की आवाज है माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण जी, और उनके विरोध का और कोई मतलब नहीं है। अगर वो आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन उनको क्षमा मांगना होगा, और अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो अयोध्या में उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो जो उसके कृत्य हैं 2008 से लेकर के आज तक, अभी तक 2-3 महीना पहले तक, तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। यूपी में तो राज ठाकरे के आने से पहले मोर्चा खोल दिया गया है। पैदल मार्च किया जा रहा है, विरोध की आवाज को तेज की जा रही है। साधु संतों की अपनी मांग है, बीजेपी की अपनी मांग है। पता नहीं राज ठाकरे अयोध्या यात्रा से पहले माफी मांगकर राहों से मुसीबतों के कांटे हटाते हैं या नहीं। और उत्तर भारतीयों पर उन्होंने जो अन्याय किया है, उसके बाद अगर ये सोचते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा और मैं वहां पे मेरे लोग या उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत करेंगे, ये उनका भ्रम है। आप हमारे पैतृक स्थान पर आ रहे हो, उत्तर प्रदेश आ रहे हो, और ये जानते हो कि आपने हमारे लोग का शोषण किया है महाराष्ट्र मुंबई में, और वहां जाके आपका स्वागत होगा, ये गलत है। महाराष्ट्र की सियासत का एक दूसरा सच ये भी है कि अभी राज ठाकरे को सियासी अस्तित्व बचाने के लिए बीजेपी के सहारे की जरूरत है, और बीजेपी को शिवसेना की कमी को पूरा करने के लिए मराठी और हिंदुत्व पोस्टर बॉय राज ठाकरे की जरूरत है। ऐसे में ये सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं कि क्या राज ठाकरे माफी मांगेंगे। अयोध्या अचानक ही महाराष्ट्र की राजनीति का नया केंद्र बनने लगा है। सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं, अब शिवसेना भी अयोध्या को एक राजनीतिक सेंटर के तौर पर अपनाने की कोशिश में है। शायद इसीलिए आदित्य ठाकरे 10 जून को अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। ये अलग बात है कि संजय राउत ये बता नहीं पा रहे कि उन्हें अचानक ही भगवान श्री राम की याद क्यों आने लगी है। देखो, अयोध्या में कोई जाता है कोई आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सबको जाना है। प्रभु श्री राम सबके भगवान है, एक धर्म के नहीं है, सबके लिए उनका आशीर्वाद रहा है देश के लिए। लेकिन कोई नकली भाव से जाता है या राजनीतिक भाव से जाता है या किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए जाता है, तो प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलता। एक तरफ राज ठाकरे चिट्ठी लिखकर शिवसेना से कहते हैं कि उनकी धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि राज ठाकरे का माफी मांगना तो बहुत जरूरी है। इन सारी बातों का सियासी असर कितना होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या तक ये राजनीतिक ड्रामा अभी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अगर राज ठाकरे माफी मांगते हैं तो ये उनके जीवन में, उनके राजनीतिक जीवन में एक बड़ा पड़ाव होगा, और उससे भारतीय जनता पार्टी को कम से कम वहां पर एक मराठा पोस्टर बॉय भी मिल जाएगा उद्धव ठाकरे को बैलेंस करने के लिए। हिंदुत्व की लड़ाई जारी है। अयोध्या में अभी बहुत सारे ऐसे मोड़ आपको दिखाई पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारे यात्री भी दिखाई पड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लोकतंत्र में, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की एक बार फिर से, जिसमें वाराणसी की निचली अदालत कल अंतिम ऑर्डर सुनाएगी। कल ये साफ हो जाएगा कि आगे की वीडियोग्राफी कैसे होगी, कब होगी, सर्वे कौन करेगा। लेकिन उस ऑर्डर से पहले आज आपको ज्ञानवापी के तहखाने के कुछ ऐसे सबूत दिखाते हैं, ऐसी गवाही सुनाएंगे जो अब तक आपने टीवी पर नहीं देखी होगी। सबूतों के दावे, गवाहों की बातें। ज्ञानवापी मस्जिद ही पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है। इसे लेकर सबूतों और गवाहों का सामने आना जारी है। श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की निचली अदालत ने मस्जिद की वीडियोग्राफी और सर्वे का ऑर्डर दिया, लेकिन मस्जिद पक्ष उसे न मानने की जिद पर अड़ा है। हट का आलम यह है
कि कोर्ट की तरफ से नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा दिए गए। सुनवाई के दौरान अदालत के अंदर मस्जिद पक्ष बवाल पर उतारू है। ऐसे में ज्ञानवापी विवाद का समाधान कैसे होगा, इसे लेकर आज हम आपको नए सबूत दिखाएंगे, नई गवाही सुनाएंगे, कोर्ट के अंदर की बातें बताएंगे, देश भर के वकीलों की राय बताएंगे। लेकिन उससे पहले श्रृंगार गौरी केस के एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की बात सुनिए, जिनकी निष्पक्षता और ईमानदारी पर मस्जिद पक्ष सवाल उठा रहा है। हमने न्यायालय से यही कहा है कि हमने अभी तक जो भी कार्रवाई किया है वो निष्पक्ष ढंग से, सद्भावपूर्वक ईमानदारी से किया है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसी भी पक्ष को कोई कष्ट हो। फिर भी आप भारत स्वतंत्र है, लोग स्वतंत्र है, विचार रखने के भाव भी स्वतंत्र है, अपने अपने विचार है, लोग रख सकते हैं। सर्वे टीम अब तक भले ही ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाई हो, लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत को कई ऐसे सबूत हाथ लगे जिनके जरिए मस्जिद में प्राचीन मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे 10 सबूत आपको एक साथ दिखाते हैं। पहला सबूत, दीवार पर देवी देवताओं के चित्र। दूसरा सबूत, परिसर में शिवलिंग की मौजूदगी। तीसरा सबूत, मस्जिद की तरफ नंदी का मुंह। चौथा सबूत, ज्ञानवापी में राम कथा मंडप। पांचवा सबूत, पुराने दस्तावेज में कथा मंडप का जिक्र। छठा सबूत, हिंदू शैली में दीवारों का निर्माण। सातवां सबूत, तहखाने के गेट पर लगा ताला। आठवां सबूत, हिंदू परिवार के पास तहखाने का मालिकाना हक। नौवां सबूत, तहखाने में जाने वाले चश्मदीद की गवाही। 10वां सबूत, परिसर में श्रृंगार गौरी की मौजूदगी। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर क्या है, उसकी तस्वीरें आप देख चुके हैं। अब तहखाने के उस बंद दरवाजे की तस्वीर भी देख लीजिए जिस पर ताला जड़ा हुआ है। ज्ञानवापी परिसर की एक और तस्वीर हमें मिली जिसे राम कथा मंडप बताया जा रहा है। ये सबूत और गवाह अदालत में कानून की कसौटी पर कितने खरे उतरेंगे, इसे लेकर हम आपको देश के टॉप वकीलों और रिटायर्ड जजों की राय भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये नक्शा देखिए जिसे ज्ञानवापी विवाद का अहम सबूत कहा जा रहा है। इस मैप को हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी बतौर साक्ष्य पेश कर चुका है। ये नक्शा कहता क्या है, इसे बनाने वाले और अदालतों में पेश करने वाले वकील विजय शंकर रस्तोगी से ही समझिए। ये ज्ञानवापी परिसर अत्यंत प्राचीन परिसर रहा है और जैसा कि मैं इस नक्शे में दिखा रहा हूँ, ये ज्ञानवापी कंपाउंड का पूरा नक्शा है जो जिसमें ये दिखाया गया है कि ये छत्ता द्वार है जहाँ पर सड़क से आप जैसे एंट्री लेते थे, ओल्ड नौबत खाना था, इससे प्रवेश करते थे। और दाहिनी तरफ ये आप देखेंगे चारों तरफ ये जो दीवारें दिखाई गई हैं, ये डबल लाइन से, ये हजारों वर्ष पूर्व की दीवारें हैं, अति प्राचीन दीवारें जो चारों तरफ से जो है थी, इसे वर्तमान प्रशासन ने तोड़ करके और उसको गिरा दिया। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे कि जैसे ही इंटर करेंगे, पश्चिम तरफ आप बढ़ेंगे तो सीढ़ियों से जाएंगे। अभी भी हिंदू दर्शनार्थी विशेष अवसर पर शिवरात्रि के दिन और बाबा के जो विशेष अवसर हैं, होली में और रंग भरी एकादशी में और इस तरह से बहुत काफ़ी विशाल संख्या में आते हैं। तो इसी तरफ से आ करके ये हो करके और इधर से विश्वनाथ मंदिर में जाने का ये रास्ता है। विजय शंकर रस्तोगी का दावा है कि 1936 के मुकदमे में भी कोर्ट ने ऐसे ही नक्शे को सही माना था। ज्ञानवापी मस्जिद ही पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसे लेकर भी उन्होंने अपने मैप के जरिए बहुत बड़ा दावा किया। अब इधर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ओल्ड ओपनिंग ऑफ द टेम्पल क्लोज्ड। ये विवादित स्थल है जिसे मुसलमान लोग मास्क कहते हैं, लेकिन ये मंदिर है, ये मंदिर का ही स्थान है। इसे मास्क नहीं कहा जा सकता क्योंकि ओल्ड टेम्पल की ये देख रहे हैं 3 गेट थे इधर से पश्चिम साइड्स का, वो बंद कर दिया गया है और ये पूरी की पूरी दीवार मंदिर की है।
पीछे से आप अगर अंधा व्यक्ति भी देखेगा तो उसकी दीवारें जो है वो यथावत नज़र आएंगी, दृष्टिगोचर होती हैं। और ये जो मलबा है ये पूरा श्रृंगार मंडप रहा जिसको कि तोड़ दिया गया, और लेकिन स्थान महात्म्य की दृष्टि से इसकी पूजा होती है और हिंदू लोग जो है इसकी पूजा अर्चना विधिवत करते हैं। इससे पहले वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार रामप्रसाद सिंह भी ज्ञानवापी के तहखाने की अंदर की तस्वीरें हमें दिखा चुके हैं। उनका दावा है कि वो खुद 4 बार ज्ञानवापी के तहखाने में जा चुके हैं, अपनी आंखों से वहां हिंदू मंदिर के सबूत देख चुके हैं। तहखाने की ओरिजिनल तस्वीर है, आज भी खोला जाए खोला जाए तो ये इसी तरह से मिलेगा। तहखाना का जब दरवाजा खुलता है, खुलते ही अगर आप बाएं तरफ नजर डालेंगे काफी लंबा चौड़ा तहखाना है वो जो है, तो एक दक्षिण दिशा के दरवाजा जो है वो व्यास जी के पास पानी थे, हम लोग उसी दरवाजे से घुसते थे। ये तस्वीर आपने कब ली थी? ये तस्वीर कब ली थी? ये तस्वीर 92 के आसपास की है और उस समय केवल कलर फोटोग्राफी था और मोबाइल नहीं था, बहुत सारे साधन नहीं थे, नहीं तो हम लोग और भी उसकी सारे डिटेल्स निकाल सकते थे। और तहखाने में घुसने के बाद जो है बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर टूटे फूटे, जिनमें हमारे जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है मंदिर का, जो उसमें डिजाइनें दिखती हैं, वो कलाकृतियां उसमें स्पष्ट रूप से बनी हैं। इस तहखाने में क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा सा समझाइए कि इसमें क्या। देखिए ये अब जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, ये पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर टूटा हुआ है। इन पत्थरों में जो टूटे हुए अवशेष हैं, हम बहुत स्पष्ट इस पे नहीं हो रहा, लेकिन देखने पर साफ वो कलाकृतियां, सूर्य की, कमल की पंखुड़ियां जो है बहुत आधी अधूरी टूटी फूटी जो है वो सब दिखती है। और अगर इनको उठाया जाए, थोड़ा साइड किया जाए, तो हमारे टूटे फूटे शिवलिंग भी निकलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अदालत में सबूत के तौर पर कितनी टिकाऊ है, इसे लेकर रिटायर्ड जज सीबी पांडे क्या कहते हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। निश्चित रूप से जब ये सबूत हैं न, तो अभी तो अगर ये सारे सबूत कोर्ट के सामने जाएंगे और तो लग रहा है कि मजबूत है। अगर विरोध पक्ष का जो दूसरा पक्ष है, चाहे उसको मुस्लिम पक्ष कहिए, अगर वो कहेगा नहीं साहब ये तो बाद में इन्होंने बना दिया, पहले नहीं था, वो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, या किसी ने इन्होंने खड़ा कर दिया अपना केस मजबूत करने के लिए, रातों रात इन्होंने खड़ा कर दिया, ये सारा चीज़ें उनको कहने का उनको मौका मिलता है दूसरे पक्षों को। तो ये हम होता रहता है, ये दोनों पक्ष अपनी बात कहती हैं और अंत में कोर्ट को दोनों पक्षों के सबूत को मूल्यांकन करके तय करना पड़ता है कि ये किसका पक्ष ने साबित करने में सफल हुआ और कौन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल नहीं हुआ, उस हिसाब से निर्णय हो देते हैं। रिटायर्ड जस्टिस सीबी पांडे के मुताबिक ये सबूत अदालत में बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। लेकिन पूर्व जज बीडी नकवी वाराणसी की निचली अदालत में मौजूदा सुनवाई को ही गैर कानूनी करार दे रहे हैं। मेरी नज़र में जो पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था और उस कोर्ट के खिलाफ, उस जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ जिसने एंटरटेन किया है इसको, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। मेरी तो ये ओपिनियन है। आपके हिसाब से जो ये मामला अदालत ने स्वीकार किया है, ये याचिका जो स्वीकार की, ये अदालत की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना? बिल्कुल, इसलिए क्योंकि बागी मस्जिद केस में बिल्कुल शट डाउन कर दिया उन्होंने, एक हमेशा के लिए हर दरवाजे बंद कर दिए कि किसी भी रिलीजियस स्पेस के बारे में कोई एतराज नहीं किया जाएगा। रिटायर्ड जज बीडी नकवी वाराणसी की अदालत पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण सिन्हा श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई को पूरी तरह से जायज ठहरा रहे हैं। अब जो 5 महिलाओं ने जो सूट फाइल किया है कि हमें श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा का अधिकार दिया जाए, तो सबसे पहले तो यह कोर्ट को देखना है कि श्रृंगार गौरी मंदिर जो सेक्शन 4 है वर्शिप प्लेसेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का, रिलीजियस कैरेक्टर जो 15 अगस्त 1947 को एग्जिस्ट कर रहा था, अगर है तो कोर्ट को अधिकार है उस याचिका को स्वीकार करने के लिए और उस पर उसको ट्रायल करने के लिए। तो 5 महिलाओं के द्वारा जो यह सूट फाइल किया गया है वो मेंटेनेबल है, नंबर 1। नंबर 2, गौरी श्रृंगार जो मूर्ति है वो आज तक एग्जिस्टेंस में है और वहाँ पूजा अर्चना साल में एक बार परमिशन है प्रशासन के द्वारा, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। जब वहाँ पूजा अर्चना की जाती है तो जो कानून है 1991 का, उस कानून से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
फिलहाल सच ये है कि एक तरफ श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई जारी है, तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव का मंदिर होने को लेकर दावे और उसे साबित करने के लिए सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। इस दौरान हमें वाराणसी के व्यास परिवार ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिसके मुताबिक ज्ञानवापी के बंद तहखाने का मालिकाना हक उसके ही पास है। पंडित बैजनाथ व्यास के द्वारा हमारे नाना के द्वारा लिखित वसीयत है। इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि दक्षिण की तरफ तहखाने में हमारा कब्जा है और ये मैं अपना कब्जा अपने नातियों को, सोमनाथ व्यास वगैरह 4 नाती हैं, उनको देता हूँ इस वसीयत के माध्यम से। और फिर सोमनाथ व्यास सन 2000 में उनकी मृत्यु हुई है। उनके बाद जो है उन्होंने हमको, शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास को उन्होंने अपने वसीयत के द्वारा लिखा। उनकी ये वसीयत है, ये उनकी विल के माध्यम से हमारा नाम आया उसमें। उसके बाद जो मूल मुकदमा था सन 91 वाला, इसमें हमारा नाम चढ़ा। और जो उसमें जो है कि ये हमारा पूरा व्यास परिवार का सन 1551 से पूरा वंशावली चल रही है, जो वसीयत के माध्यम से एक दूसरे को दान दिए जा रही है एक दूसरे को। व्यास परिवार के दस्तावेज, सबूत और गवाही अदालत में कितनी वजनदार साबित हो सकती है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने बहुत बड़ी बात कही। उनके मुताबिक अगर कोई दस्तावेज है तो उसकी जांच का ऑर्डर अदालत का अधिकार है। सबूत के तौर पर जहां तक उसका क्वेश्चन है, तो अगर कोई चीज़ मिलती है जैसे रॉक के रूप में मिलती है या कोई भी एविडेंस है, तो पूरा देखा जाएगा कि वो कितना पुराना है और किस समय का है। मेन चीज़ ये है महत्वपूर्ण। और जहाँ तक कानून है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो तो सबको मालूम है कि 1947 से जो जहाँ पे वर्शिप कर रहा है वहाँ वही वर्शिप करता रहेगा। लेकिन एविडेंस के रूप में सिर्फ खाली आदमी आके कह दे कि मैंने वो देखा है, तो वो एक तरह से हियर से एविडेंस जैसे होती है जिस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। ऐसे ही खाली इस बात को लेके नहीं किया जा सकता मैंने वहाँ ये देखा है, वहाँ पे ये है। कागज़ हैं कोई मिल्कियत के, तो वो तो पूरी तरह से जांचे जाएंगे। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की निचली अदालत गुरुवार को अंतिम ऑर्डर सुनाएगी। फैसले से साफ हो जाएगा कि 6 मई और 7 मई को जो वीडियोग्राफी और सर्वे का काम अधूरा था, वो कब और कैसे पूरा होगा। ऐसे में बीते हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को मस्जिद के बाहरी हिस्से में जितनी वीडियोग्राफी हुई, उसमें सर्वे टीम के कैमरामैन ने जो कुछ देखा, उसे भी एक बार सुनिए। श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है, उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है और कई जगह जो है आकृतियाँ हैं, स्वास्तिका, कमल के फूल है, ये सब। तो आप वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया? जी, आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े। वो जी। और क्या देखा आपने? बस बाकी तो कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? हाँ, नंदी भी देखा। जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर। और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। लेकिन इस दावे को पूर्व जज बीडी नकवी खारिज करते हैं। उनके मुताबिक मूर्ति पूजक देश में कहीं भी मूर्ति का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब चीज़ें हम इसको बहुत अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आपको मूर्ति मिल सकती है, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी मकान में कोई दफन मूर्ति मिल सकती है, क्योंकि ये कंट्री मूर्ति पूजक रहा है, आइडोलेटर्स हैं यहाँ। तो ये मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हाँ, जो अहमियत है उस बात की, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, क्योंकि वो एक्ट बन चुका और उसका इंटरप्रिटेशन हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में किया। और उन्होंने कहा कि ये एक एक्सेप्शन था, इसके अलावा जितनी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो वैसे ही रहेंगी, स्टेटस को बना रहेगा। ज्ञानवापी विवाद में वीएचपी नेता सोहनलाल आर्य भी पक्षकार हैं। वो भी बीते हफ्ते ज्ञानवापी परिसर के बाहरी हिस्से की वीडियोग्राफी के दौरान सर्वे टीम के साथ मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी आंखों से दीवारों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह देखने का दावा किया। ये इन तस्वीरों में जो दीवारें हैं, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन पूर्वी भाग में जो घंटियों की कतारें थी, कमल की थी, उनमें सीमेंट से बंद कर दिया गया। लेकिन जो पश्चिमी भाग है, उसमें जो ध्वंस आराध्य स्थल हमारे हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आया है। पश्चिमी भाग में जो भी ध्वंस है वह सब तो ठीक है। जो पश्चिमी भाग है, सब के सब जो ध्वंस है सब यथावत हैं। और
जो और एक जो 4 फीट बाई 4 फीट के स्वस्तिक चिन्ह मिले जो है, जो कमल के चिन्ह हैं, सारे चिन्ह यथावत हैं सब जो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील मनीष त्रिपाठी की नजर में ये सबूत कोर्ट के फैसले की अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, जबकि पटना हाई कोर्ट के वकील इब्राहिम कबीर इसे बेहद कमजोर दलील मानते हैं। फैक्ट्स, अगर ये सारी चीजें, जो भी चीजें उन दीवारों पे अवशेष दिखते हैं, यही कारण है कि कोर्ट ने इसी बिहाफ पे एक कमीशन की इंक्वायरी सेटअप की, जिससे ऑब्जर्वर्स और कमिश्नर्स, एडवोकेट कमिश्नर जो मौके पे गए हैं, उन फैक्ट्स को न्यायालय के सामने रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, हिंदू पक्ष का इस मामले में मामला वजन आएगा और कोर्ट को किसी न किसी ऑथेंटिक निष्कर्ष पे पहुंचने में बल देगा। वीडियोग्राफी और प्लस अवशेष को देखने के बाद अदालत नो डाउट किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी जो वादी पक्ष के मामले में बल देंगे। ये वीक फॉर्म ऑफ एविडेंस है, कोर्ट को इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और मात्र दीवार जो है लग जाने से, या दीवार में कोई चित्र अगर उकेरा हुआ है, तो उसके आधार पर मंदिर का क्लेम करना, तो ये बहुत वीक आर्गुमेंट है, अनलेस कि उसको और कोई जो है वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं हो।